तो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने में बस कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चुनावी राज्यों में रोज नए मुद्दों को हवा दी जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। यूपी के मुरादाबाद में ओवैसी ने पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये पांचों एक साथ खड़े हो जाएं और आपस में तय कर लें कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। जबकि इससे पहले आपको याद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि एक्सीडेंटल हिंदू ये सबसे खतरनाक होते हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान भी आपको याद होगा, जो हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क बताने वाला बयान था। और अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हिंदू प्रतीक अब टैबू नहीं है, यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनाव में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में हो रही है। पहले यह सुनिए कि ओवैसी ने कहा क्या है। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यूपी चुनाव के लिए सभी पार्टियां बयानबाजी में लगी हुई हैं। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि 22 की लड़ाई हिंदुत्व पर आ गई। यूपी के सीएम योगी ने कहा था कि एक्सीडेंटल हिंदू ये सबसे खतरनाक है। राहुल गांधी का बयान, वो तो कई बार कह चुके हैं हिंदू और हिंदुत्व में फर्क, हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क है। अखिलेश यादव का बयान भी इसी को लेकर आया था। और अब ओवैसी ने कह दिया है कि आप आपस में यह तय कर लें कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं वे भगवा को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं और ये एक्सीडेंटल हिंदू ही देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क मैं आपको बताता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। वहीं कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला था। मुख्यमंत्री ने कहा था यूपी में अब दंगा नहीं गन्ना खेती होती। साथ ही सीएम योगी ने कहा था जब लूट मचाने वालों पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत भाई बहन को होती है। अब भाइयों बहनों, प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी। और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। और कभी कभी
गोवा को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं, उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। रविंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही विशाल पांडे मेरे साथ है। रविंद्र, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो हर आए दिन उत्तर प्रदेश में विकास के, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, चुनाव ऐसा लगता है हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर केंद्रित हो ही जाता है हर बार। बिल्कुल, आप देखिए कि चूंकि योगी आदित्यनाथ भगवा जो पहनावा है उसको लेकर भी विपक्षी दल, आपने देखा चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं, चाहे राम मंदिर के मुद्दे को उठाते रहते हैं, काशी कॉरिडोर को, कृष्ण जन्मभूमि को उठाते रहते हैं, और इसको कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से जोड़ दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जो पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले भी इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को लगता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, कि अगर हम हिंदुत्व के मुद्दे उठाते रहेंगे और बीजेपी को ये कहेंगे कि हिंदूवादी पार्टी है, ऐसे में जो दूसरे पक्ष है, चाहे अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम, वो उनके पाले में एनमास आ जाएगा, 100% वोट उनके पाले में आएगा, और हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर हम जो बहुसंख्यक है उसको भी बांट सकते हैं जातिवाद के आधार पर। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का एक सोची समझी रणनीति होती है बीजेपी के खिलाफ, चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यों में, जहां भी राज्यों में हो वहां चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आ ही जाता है जिसको HM हिंदू मुस्लिम बात कहते हैं। और जहां तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी मैनिफेस्टो बीजेपी का आने वाला है, जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जो माना जाता है कि 2-3 दिन में, 4 दिन में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। उसके बाद 14 तारीख के बाद CEC की बैठकें लगातार होगी और उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, और फर्स्ट फेज चुनाव से पहले मैनिफेस्टो आएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा तो होगा, लेकिन हिंदुत्व भी उसमें छाया रहेगा, चाहे श्री राम मंदिर का मुद्दा हो या काशी कॉरिडोर का हो या वृंदावन जो कॉरिडोर बनाने की बात हो, इन सभी मुद्दों का होगा, विकास का भी होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगता है कि उसकी सियासी रणनीति इस मुद्दे पर विकास और हिंदुत्व ये महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी होगा, जिसमें आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुनाया कि दंगा मुक्त हमने यूपी बनाया है, पहले गन्ना किसानों की बात नहीं होती, दंगे की बात होती थी, और आपने कई एडवर्टीजमेंट में देखा कि फर्क साफ है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में भी वो झलक दिखाई देगा, विकास के साथ हिंदुत्व, और जो चुनाव प्रचार है उसमें भी साफ साफ दिखाई देगा बीजेपी के। और यही बात विपक्षी दलों का है कि वो बीजेपी को इस दायरे में ला दें कि वो केवल हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी पार्टी है। ठीक है, लेकिन ओवैसी के बयान का मतलब का क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम है, मुस्लिमों की पहली पसंद कौन? क्या उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान के जरिए ओवैसी? विशाल पांडे। देखिए विशाल, असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की ज़मीन तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें उनको अभी तक फिलहाल कोई सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि यहाँ का जो लगभग 18 से 19% मुस्लिम वोट बैंक है वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। और बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद से असदुद्दीन ओवैसी का जो एक प्रभाव माना जाता था कुछ खास इलाकों में, वो कम होता हुआ दिखा है। अब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP इन सभी दलों पर निशाना साधकर यह कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ आए ताकि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सके, लेकिन वो फिलहाल थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ साथ जो विपक्ष के अन्य दल हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, उन पर भी हमलावर रहते हैं ताकि वो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक अपने साथ लाने की कोशिश में कामयाब हो सके। पर वो थोड़ा मुश्किल फिलहाल दिखाई दे रहा है। कोशिश इस वक्त हर राजनीतिक दल की यही है कि अपने जात या धर्म के वोट को अपने पाले में लाया जाए, और इसी मुद्दे पर फिलहाल राजनीतिक दल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशाल। बिल्कुल, तो यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ब्राह्मण वोटरों को भी अपने साथ लाने में लगी हुई है। इसके लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू बीजेपी विशेष अभियान एक शुरू करने जा रही है। यह अभियान उन 300 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा जहां पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। पूरे देश तक जानी चाहिए भारत माता की, भारत माता की।
यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने जातीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर वोटरों को साधने की कोशिश में लगी हैं। यूपी में दोबारा सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में लगी बीजेपी ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी में जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होने वाले बीजेपी के इस अभियान में यूपी की 403 में से 300 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया है, जिन पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। इन 300 सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, जनसंपर्क और डोर टू डोर कैंपेन करेगी। बीजेपी इसके लिए केंद्र और राज्य के ब्राह्मण मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी देगी। इसके अलावा पार्टी की विचारधारा से प्रभावित ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ लाया जाएगा, जो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और छोटे बड़े सम्मेलन करेंगे। बीजेपी ब्राह्मण समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी ब्राह्मणों को बताएगी कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र और राज्य की गरीब कल्याण योजना का लाभ ब्राह्मण समाज को भी मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिन पहले ही यूपी बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की रणनीति बनाई गई थी और ये सम्मेलन उसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी चाहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी की बजाय पूर्वी यूपी से हो। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के लखनऊ दौरे के दौरान अपनी बात भी रखी थी। 2017 में यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, जिनकी शुरुआत पश्चिम यूपी से हुई थी। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में तारीखों की घोषणा कर सकता है। और अब आपको बताते हैं कि यूपी विजय को लेकर बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है। कोशिश यह है कि पूर्वी यूपी से चुनाव की शुरुआत की जाए, इसकी वकालत बीजेपी कर रही है। चुनाव आयोग से अपील की जा रही है कि 2022 में पूर्वी यूपी से चुनाव की शुरुआत हो। 2017 में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई। चुनाव आयोग 10 से लेकर 14 जनवरी के बीच में तारीखों का ऐलान कर सकता है। तारीखों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। 14 जनवरी के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हमने आपको यह बताया कि उत्तर प्रदेश विजय को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, क्या प्लान बना रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.